ओके, तो ये कुछ लियोपोल्ड ग्रिप होती है, फंडल ग्रिप। इसके अंदर हेड या बटक को देखते हैं इस तरीके से फंडल पे हाथ रख के। लेटरल ग्रिप होती है, इसमें हम लाई देखते हैं, लॉन्ग है, ओब्लिक है या ट्रांसवर्स है, इस तरीके से। ये जो होता है इसे हम कहते हैं पॉब्लिक ग्रिप, इसे हम पेल्विक सेकंड ग्रिप भी कहते हैं। और लास्ट बचा हमारा फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, इसके अंदर हम एटीट्यूड को देखते हैं। अब अगर 4th वीक और 5 डेज़ का यूएसजी आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, जेस्टेशनल सेक देखने को मिलेगा। जो एक ट्रू जेस्टेशनल सैक होती है उसके अंदर 2 साइन देखने को मिलते हैं, डबल डेसिडुअल साइन देखने को मिलता है, इसके अलावा इंट्रा डेसिडुअल साइन भी देखने को मिलता है। 5.5 वीक तक आते आते हमें योक सैक देखने को मिल जाती है, और 6.5 वीक तक आते आते हमको फीटल पोल दिखने को मिलता है। 7th वीक में हमको पहली हार्ट रेट या हार्ट बीट सुनाई देती है, और 7 से 7.5 वीक के आते आते हमको यूएसजी में डबल ब्लैब साइन देखने को मिलता है। डबल ब्लैब साइन का मतलब क्या होता है कि आपको योक सेक दिखेगी और आपको एमनियन भी देखने को मिलेगा। लेबर की बात करें तो लेटेंट फेज होती है। नॉर्मल इसकी वैल्यू क्या होती है, नली पेरस के अंदर 12 आवर होती है और मल्टी पेरस के अंदर 8 आवर होती है। तो ये वैल्यूज़ देख लेना आप, ठीक है। लेटेंट फेज के लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट होता है थेरेप्यूटिक रेस्ट। इसके अलावा सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डाइनोप्रोस्टोन, डिनर फॉर 2, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है। अगर इस तरीके से है तो ये है प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज, और अगर इस तरीके से है तो ये हो गई हमारी एक्टिव फेज अरेस्ट। ये सारी वैल्यूज़ याद रख लेना। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो अगर अरेस्ट हो गया है, सेकेंड स्टेज का अरेस्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट होता है LSCS। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं फीटल स्टेशन। अगर +2 पर आ गया है तो हम फोर्सेप और वैक्यूम से असिस्टेड डिलीवरी करते हैं, और अगर +2 से नीचे है तो उस कंडीशन में LSCS करता है। सेकेंड स्टेज की हम बात करें तो व्हाट WHO रिकमेंड्स एंड व्हाट डज नॉट। तो रिटजन मन्यूवर इस तरीके का होता है, तो ये रिकमेंड करता है WHO। वार्म कंप्रेशन पेरिनियम ये भी रिकमेंड करता है, फंडल प्रेशर रिकमेंड नहीं करता है। रूटीन एपिजियोटोमी ये भी रिकमेंड नहीं करता है WHO। इसके अलावा लिथोटोमी पोजीशन ये भी रिकमेंड नहीं करता है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं AMTSL के, तो कंपोनेंट होते हैं इसके डिलेड कोड क्लैंपिंग। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें एक्स्ट्रा 80 ml ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, मतलब प्राप्त होता है। अर्ली कोड क्लैंपिंग कहाँ करते हैं, तो RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन में करते हैं, CHD की कंडीशन में करते हैं, एस्फिक्सिया में करते हैं। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ब्रांड एंड्रयू मैन्यूवर के द्वारा हम ये करते हैं। इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन ये भी AMTSL का पार्ट होता है। हर 15 मिनट में हम यूट्राइन टोन को असेस करते हैं, और ये करते हैं हम 48 घंटे तक। यूट्राइन मसाज इज़ नॉट द कंपोनेंट। 4th स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो फॉर नेक्स्ट 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। यूट्राइन इन्वर्जन है। अब इसे दोबारा अंदर डालना हो तो हम क्या करते हैं, जॉनसन मैन्यूवर का यूज़ करते हैं। जब आप मैनुअली अपने हाथों से यूट्रस को अंदर डालते हो तो उसे कहते हैं हम क्या, जॉनसन मैन्यूवर कहते हैं, जो कि यूट्राइन इन्वर्जन में किया जाता है। जॉनसन मैन्यूवर किया लेकिन कोई बात नहीं बनती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक रिप्लेसमेंट करते हैं, मतलब ओसुलिवान मैन्यूवर को यूज़ करते हैं। ये इस तरीके का होता है ओसुलिवान मैन्यूवर। इसमें क्या करते हैं, लेपरोटोमी करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो ये पिटोसिन क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन ही होता है। ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 4 मिनट, और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, फास्फोलाइपेज C के थ्रू ये काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम इंडक्शन में भी कर सकते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में भी करते हैं, एक्टिव 3rd स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट में करते हैं, PPH में करते हैं।
तो क्या डिफरेंस होता है? जब इंडक्शन करते हैं हम तो करते हैं 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट इन्फ्यूज़न। इससे हम कितना बढ़ा सकते हैं? 36 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट इन्फ्यूज़न रेट तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक्टिव थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का क्या मैनेजमेंट होता है? इसके अंदर हम 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर या फिर आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं, और पीपीएच के अंदर हम 40 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं इन 500 ml NS। डिसएडवांटेजेस की बात करें हम ऑक्सीटोसिन के, तो इट कैन कॉज यूट्राइन टैकीसिस्टली, मतलब मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। इट कैन कॉज यूट्राइन रप्चर, इससे वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। ऑक्सीटोसिन को डेक्सट्रोज के साथ कभी नहीं देना है, और ऑक्सीटोसिन को आईवी बोलस के फॉर्म में भी नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन कॉज हाइपोटेंशन। अब हम बात कर लेते हैं मिथर्जिन की। बहुत ही पोटेंट होता है, इसका इंडक्शन होता है, इंडिकेशन होता है पीपीएच। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो टिटेनिक, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये कोज करा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो याद रखो टॉपर। टी से हो गया ट्विंस, ओ से हो गया हार्ट डिजीज़, पी से हो गया प्री एक्लेम्शिया और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। इसके अलावा AMTSL में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, और RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज के अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की। तो कार्बोप्रोस्ट, जिसे हम PGF2 अल्फा भी कहते हैं, इसका कितना डोज होता है? 250 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर डोज होता है इसका। डाइनोप्रोस्टोन की बात करें तो डिनर फॉर 2 PGE2, नॉट यूज्ड फॉर PPH। इसका यूज़ करते हैं हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, क्योंकि ये हमारा सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट होता है, और इसका डोज होता है 0.5 मिलीग्राम, इससे ये देते हैं। मीज़ोप्रोस्ट की बात की जाए, मीज़ोप्रोस्टोल की, तो इसे PGE1 कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज में दे सकते हैं इसको 800 माइक्रोग्राम पर रेक्टल। इसके अलावा AMTSL में दे सकते हैं अगर आपके पास ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में, या फिर MTP में दे सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर देना है तो 800 माइक्रोग्राम, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में देना है तो 200 माइक्रोग्राम। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP कैसे करते हैं? सबसे पहले हम मीफीप्रेस्टोन देते हैं 200 मिलीग्राम, उसके 48 घंटे बाद में हम देते हैं मीज़ोप्रोस्टोल, और ये कितना देते हैं? 800 माइक्रोग्राम। एंटीकोगुलेशन इन प्रेगनेंसी, तो 6 to 12 वीक तक है तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, मोर देन 12 वीक है तो वारफेरिन देते हैं 12 to 37 वीक तक, और 37 वीक के बाद में जब तक लेबर ना हो तब तक हिपेरिन देते हैं। उसके बाद में बेबी बाहर निकला तो हिपेरिन से हम शिफ्ट हो जाते हैं वारफेरिन पे। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है वारफेरिन का? इट कैन कोज कॉन्ड्रो डिस्प्लेजिया पंक्टेटा। मुलेरियन एनोमलीज की हम बात करें तो मोस्ट कॉमन मुलेरियन एनोमली होती है सेप्टेट यूट्रस। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होता है सेप्टेट के अंदर? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर होती है मोस्ट कॉमनली। इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड विद सेप्टेट यूट्रस, एंड मैक्सिमम एसोसिएशन विद रीनल एनोमलीज, दिस इज एसोसिएटेड विद यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। तो ये होता है डायल डेल्फस यूट्रस इस तरीके का। कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूज़न, एक होता है सेप्टेट यूट्रस जिसमें इस तरीके से होता है, और एक होता है बाई कॉर्नुएट यूट्रस जिसके अंदर इस तरीके से होता है। यूट्राइन सेप्टम डिजॉर्प्शन नहीं होता। बाई कॉर्नुएट यूट्रस, पार्शियल फ्यूजन ऑफ 2 मिलेरियन डक्ट। इसके अलावा ये यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है इस तरीके का। ट्रीटमेंट की बात करें तो सेप्टेट के अंदर क्या ट्रीटमेंट करते हैं? हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ सेप्टम। बाई कॉर्नुएट में क्या करते हैं? मेट्रोप्लास्टी स्ट्राउसमैन करते हैं। अगर यूनिलेटरल डिस्मेनोरिया है तो ये कहाँ देखने को मिलती है हमें? यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में, और एंड दिस इज़ अ नॉन कम्युनिकेटिंग टाइम। सो दिस इज़ ऑल राइट। सो लैक्टेशनल एमेनोरिया हम सभी जानते हैं क्या होता है। बट क्या हम सभी रूल ऑफ 3 जानते हैं? ओवुलेशन कब रिज्यूम होगा? चलो ये बताओ। 3 वीक के अंदर रिज्यूम हो जाएगा इफ़ शी इज़ नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन उसे 3 महीने लगेंगे अगर इफ़ शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। फॉर पोस्ट पार्टम फीमेल आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव POP होता है एज़ कम्पेयर टू IUCD। कंबाइंड OCP हम नहीं देते हैं इन इफ़ शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग,
मोर देन 6 मंथ तक हम नहीं देते हैं। एंड इफ़ नॉट ब्रेस्ट फीडिंग तो 6 वीक तक हम COPD मतलब कंबाइंड OCP नहीं देते हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कब यूज़ करते हैं? या तो लेस देन 48 आवर्स में इंसर्ट कर दो IUCD, नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम करते हैं इंटरवल IUCD इंसर्शन आफ्टर 6 वीक्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑफ चॉइस की बात करें तो मेनोरेजिया के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस होती है मायरीना। एपिलेप्सी है, सिकल सेल एनीमिया है, तो उस कंडीशन में होती है डंपा। डंपा को हम और क्या कह सकते हैं? अंतरा भी कहते हैं इसको। वही बात करें हर्सुटिज्म की तो हर्सुटिज्म के अंदर 3rd या फिर 4th जनरेशन OCP का हम इस्तेमाल करते हैं। मोलर प्रेगनेंसी की बात करते हैं। ये क्या है? मोलर प्रेगनेंसी है। कॉन्ट्रासेप्शन या एजेंट ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या होती है? OCP या POP होती है। IUD इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और अवॉइड गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर 6 मंथ, ठीक है, अवॉइड करो 6 महीने तक। मिस्ड पिल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अगर एक पिल मिस हुई है तो टेक 2 पिल्स ऑन द नेक्स्ट डे, बात ख़त्म। अगर 3 पिल मिस हुई है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? न्यू पैक स्टार्ट करो और अल्टरनेट बैरियर मेथड भी यूज़ करो। अगर 2 पिल मिस हुई है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तब हम देखेंगे कि वीक पहला और दूसरा है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो आज 2 ले लो और कल 2 ले लो, तो 2 पिल्स ऑन 2 डे प्लस अल्टरनेट बैरियर मेथड और आपका काम सेटल है। अगर वीक 3 और 4 है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उस कंडीशन में हम नया पैक स्टार्ट कर देते हैं और अल्टरनेट बैरियर मेथड भी यूज़ करो। ये है यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन एम्प्टी यूट्रस है, तो उसे कहते हैं हम प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, PUL। अब इसके 3 कॉजेज़ हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसी, हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, हो सकता है अबॉर्शन हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बीटा HCG लेवल देखते हैं। अगर बीटा HCG लेवल लेस देन 1500 है या लेस देन 1500 है तो वो हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी हो, तो हम उसे बोलेंगे फॉलो आफ्टर 1 वीक, ठीक है। लेकिन अगर 1500 से ज़्यादा है तो इससे ये दिखनी चाहिए हमें TVS पे, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी पे। फिर एक होता है डबलिंग टाइम का कॉन्सेप्ट। अगर ये डबल हो जाता है तो मतलब ये नॉर्मल है, प्लेटो हो जाता है तो मतलब ये एक्टोपिक है, और अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब ये अबॉर्शन है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की बात करें तो एक तो हमने बात की थी मुलेरियन एनोमली की, सेप्टेड यूट्रस। इसके अलावा एक होता है सर्वाइकल इंसफिशियंसी, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है इसके अंदर। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहेंगे कब कहेंगे? जब मोर देन 3 प्रेगनेंसीज आर लॉस्ट। एक होता है कासोविड्स लॉ। ये क्या कहता है? इट इज़ एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस stating that the greater the duration between the infection of the mother and the conception, the better the outcome for the infant. अब देखो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। 2nd ट्राइमेस्टर में होता है ये, पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन होता है, नो ब्लीडिंग, एंड इट गेट्स अर्लियर विद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। तो मतलब दिस इज उल्टा ऑफ कासोविट्स लॉ। अगर प्री प्रेग्नेंट फीमेल है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? हैगलर्स डायलेटर नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लैश एंड लैश प्रोसीजर भी हम यूज़ कर सकते हैं प्री प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, उसे अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उस कंडीशन में पहले क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करते हैं हम। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसके अंदर USG होती है। अब आप 2 चीज़ें करेंगे यहाँ पे USG के अंदर, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ को मेज़र करते हैं और फनलिंग करते हैं। अगर लेंथ लेस देन 25 मिलीमीटर है तो इट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ इनसफिशियंसी। इस फिर हम क्या करते हैं? सर्कलास प्रोसीजर करते हैं। 2 तरह के होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है मैकडोनल्ड्स, इसके अलावा एक शिरोडकर भी होता है।
37 वीक तक रखते हैं, फिर हम उसको खोलते हैं सर्कलास को। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बीपी है वो मोर देन 140/90 है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 20 वीक्स है। रिटर्न टू नॉर्मल बाय 12 वीक्स पोस्टपार्टम, तो उसे कहेंगे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बीपी की बात हो रही है तो हमने क्या कहा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बीपी जो है वो मोर देन 140/90 है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 20 वीक्स है। डिप्स्टिक टेस्ट शो कर रहा है 1+। यूरिन ये क्या है, प्लाज्मा ओवर क्रिएटिनिन रेशो है मोर देन 0.3, और 24 आवर यूरिन टेस्ट जो है वो शो कर रहा है मोर देन 300 मिलीग्राम। तो इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही है, प्रोटीन यूरिया को। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्री एक्लिम्शिया है। अब देखो बीपी 160/10 है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन मोर देन 20 वीक्स है, और प्लेटलेट लेस देन 1 लाख है। LFT 2 टाइम्स दी अपर लिमिट है। क्रिएटिनिन मोर देन 1.1 है, और सेरेब्रल और पल्मनरी एडिमा है। तो ये सारी चीज़ें किससे रिप्रेजेंट करती है, एंड ऑर्गन डैमेज को। और जब एंड ऑर्गन डैमेज को ये रिप्रेजेंट करती है तो इसे हम कहते हैं सीवियर प्री एक्लेम्प्लेशिया। इसे हम इमिनेंट एक्लेम्शिया भी कहते हैं। एक्लेम्शिया की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर कन्वर्जेंस भी देखने को मिलते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है एक्लेम्शिया में, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। बीपी जो है वो 140/90 है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन यहाँ पे लेस देन 20 वीक्स है। डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल बाय 12 वीक्स पोस्टपार्टम, तो उसे कहेंगे हम क्रोनिक हाइपरटेंशन। और अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन है प्लस वर्सनिंग ऑफ बेसलाइन हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड ऑर्गन डैमेज, तो इसे कहते हैं हम प्री एक्लेम्प्लेशिया। ये क्या है, ये फीचर है प्री एक्लेम्शिया के, सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो अब बात आती है कि बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैनेजमेंट ऑफ बीपी कंट्रोल, तो हमारे पास एक ड्रग होती है लेबेटलोल। मान लो आपको क्रोनिकली ट्रीट करना है ना, तो ओरली हम दे सकते हैं 100 मिलीग्राम BD। मैक्सिमम डोज इन अ 24 आवर सेटिंग कैन बी 2400 मिलीग्राम पर डे। और अगर हाइपरटेंसिव कंडीशन में देना है तो IV देते हैं लेबेटलोल 20 मिलीग्राम, मैक्सिमम डोज अप टू 300 मिलीग्राम पर डे। निफेडिपिन की बात करें तो ओरल डोज इसको देते हैं, सबलिंगुअली नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन कोज यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। हाइड्रोलिजिन दे सकते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रोग्लिसरीन को हम अक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर दे सकते हैं। मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल ये क्या है, बीटा ब्लोकर्स हैं। तो सिर्फ लेबेटलोल ही एकमात्र बीटा ब्लोकर होता है जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। मेटोप्रोलोल एटेनोलोल नहीं देते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक्स भी नहीं देते हैं। अब बात करते हैं ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस और जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, पहले से ही होता है। वहीं अगर हम GDM की बात करें तो ये 24 वीक प्रेगनेंसी के बाद में डेवलप होता है। ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस बेकार होता है, इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है, एंड देयर इज़ अ इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन एंड कंजेनाइटल एनोमलीज। अब देखो कैसे आप पहचानोगे कि उसे GDM है या ओवर्ट डायबिटीज़ है। तो फास्टिंग में ये होता है लेस देन 92, और जब OGTT टेस्ट करते हैं 1 आवर और 2 आवर तो इसकी वैल्यूज़ कितनी होती है, मोर देन 180 और मोर देन 153 होती है। लेकिन अगर ओवर डायबिटीज़ की बात करें तो फास्टिंग में ये कितना होता है, मोर देन 126, और ये सारी लेवल्स मोर देन 200 होती है। और रैंडम ग्लूकोज टेस्ट भी मोर देन 200 होता है। तो ये सारे पैरामीटर शो करते हैं ओवर डायबिटीज़ को। और अगर हम HbA1c टेस्ट करेंगे तो वो शो करेगा मोर देन 6.5 को। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है GDM की, तो एक तो हो गया कंजेनाइटल एनोमलीज एसोसिएटेड विद HbA1c। HbA1c अगर 7 to 8.5 है तो 5% रिस्क है, अगर मोर देन 10 है तो देयर इज़ अ 22% रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज। मोस्ट कॉमन कार्डियोवेस्कुलर एनोमली क्या होती है, VSD होती है। मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियोवेस्कुलर एनोमली क्या होती है, TGA होती है। और मोस्ट स्पेसिफिक ओवरऑल हम बात करें GDM के अंदर तो होती है कोडल रिग्रेशन या फिर सैक्रल एजेनेसिस। मैनेजमेंट क्या होता है, डाइट प्लस एक्सरसाइज फॉर अ वीक। ये इससे बात ना बने तो इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन में भी कौन सा देते हैं, रेगुलर और NPH देते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं एंटीपार्टम हेमरेज की। तो दो मेन डीडी आती है इसके अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा मोर सिवियर होती है और मोर कॉमन होती है। देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये जो होती है ये पेनफुल होती है, जबकि ये पेनलेस होती है। यहाँ पे यूट्रस वुडी हार्ड होता है, यहाँ पे सॉफ्ट होता है। यहाँ पे यूट्रस इज़ मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यहाँ पे इक्वल होता है। और यहाँ पे फीटल हार्ट रेट डिस्ट्रेस देखने को मिलती है, यहाँ पर नॉर्मल होता है। तो बहुत ही सीधा सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। प्लेसेंटा प्रीविया के लिए एक मैक कैफे प्रोटोकॉल होता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं इसके अंदर हम, अगर मैटरनल स्टेबिलिटी है, फीटल स्टेबिलिटी है और अगर एक्टिव लेबर में नहीं पहुंचा है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर मदर अनस्टेबल है, एक्टिव ब्लीडिंग है, तब हम क्या करते हैं, LSCS करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।